हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो थोड़ा याद करिए सपोर्ट आप लोग। निश्चित तौर पर आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हालांकि अभी जो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि ये लॉकडाउन के अंदर हम एक यूनिट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक यूनिट के बाद भी ये चैनल चालू रहेगा, जारी रहेगा। इसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस होता रहेगा, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। चाहे आप साइंस क्लासेज के रेगुलर मेंबर हैं या नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ से इस चैनल से बिल्कुल निःशुल्क हमेशा कोई ना कोई फायदा मिलता ही रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले एक बार फिर मैं कल जो टॉपिक था, कल के टॉपिक पर वापस आते हैं। कुछ बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजन रहा, कुछ बच्चों ने यहाँ से प्रश्न किए कि ये कुछ बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आई है। देखो स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि हम जो कल पढ़ रहे थे वो थी बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ठीक है। आज के टॉपिक में हम बीजांड से रिलेटेड ही बात करेंगे। बहुत छोटा सा आज का टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सब्र बना करके बने रहे क्लास के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज आप पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अच्छी बात क्या रही कि जो बच्चों के जो सवाल आए जहां पर उनको कंफ्यूजन था, अच्छी बात क्या रही कि 3 नंबर के प्रश्न में तो उनको कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। यानी कि उनके 3 नंबर का प्रश्न क्लियर है। 3 नंबर के प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां है कि कंसेप्टिव बात जो चल रही है, जो आगे जाकर के आपका क्लियर होगा, आप वहां की सोच रहे हैं, वहां से आप प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक सही दिशा में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रटंत विद्या पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बजाय रटने के आप ध्यान दे रहे हैं कंसेप्ट को समझने में। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगी कि जो 3 नंबर का प्रश्न था, उस 3 नंबर के प्रश्न में बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि बीजांड की संरचना की जो डिमांड थी, वो डिमांड अगर मान लीजिए कि प्रश्न परीक्षा में आता है, तो इस प्रश्न की डिमांड क्या क्या है? इस प्रश्न की डिमांड है कि बीजांड क्या होता है। बताया भाई, अंडाशय के भीतर छोटी गोलाकार रचना हो सकती है, क्या अनेक, उसे बीजांड कहते हैं या गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही आगे जाकर के मादा युग्मक यानी कि गुरु बीजाणु बनेगा, तो इसलिए इसको गुरु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं थी यहां पर, तो ये परिभाषा हो गई गुरु बीजाणु धानी की। इसके बाद बीजांड की संरचना के अंदर जो आपका टॉपिक रहेगा, तो परीक्षा में अगर ये आता है तो आप क्या लिखोगे कि बीजांड की संरचना में कितने भाग पाए जाते हैं? सर 6 भाग पाए जाते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 6 भाग कौन कौन से, उनके नाम अच्छे से याद है। देखो कौन कौन से हैं, सब याद है आपको। यहां 3 नंबर के प्रश्न में बच्चे को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बीजांड ग्रंथ क्या करता है? तो बीजांड ग्रंथ मैंने बताया कि भाई जो बीजांड है, बीजांड का जो मुख्य भाग है, उस बीजांड को अंडाशय की भित्ति से कौन लगाकर रखता है? बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ का वह भाग जिससे बीजांड जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं। और कभी कभी ये बीजांड ग्रंथ अत्यधिक वृद्धि कर जाए तो उससे उभरा हुआ भाग बन जाता है, जिसे राफे कहते हैं। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट भाग डिस्कस किया था बीजांड काय, जिसको बीजांड का मुख्य भाग माना गया था। एक्चुअल में बीजांड काय क्या है? तो कुछ भी नहीं है, मृदुतकी कोशिकाओं का एक समूह है। मृदुतकी कोशिकाओं का एक समूह है। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसी में से एक कोशिका आगे जाकर के समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करेगी। मृदुतकी कोशिकाओं का एक समूह है, इसी में से कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में पार्टिसिपेट करती है और भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिसको भी हमने कल डिस्कस किया था। तो वो मृदुतकी कोशिका से ही बनता है भ्रूण कोश। ये ध्यान दीजिएगा, कैसे बनता है इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चा यहां कंफ्यूजन हो रहा है कि यह बात समझ में, अरे भाई ये तो टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी, ये तो टॉपिक ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी। मृदुतकी कोशिका या इस बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण कोश कैसे बनेगा, इसके लिए तो अलग से एक टॉपिक बनेगा 4 नंबर का। अभी तो आप 3 नंबर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तो 3 नंबर का प्रश्न है, अभी तो आपको 4 नंबर का पढ़ना है एक प्रश्न। तो आगे जाकर के 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, वहां इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि आपको यह बात समझ में नहीं आई, तो आप तो बहुत आगे के सोच रहे हो, यह खुशी की बात है।
अरे बीजांड काय, संरचना में तो आपको कितना सा लिखना है, बीजांड काय क्या है, बीजांड का मुख्य भाग है, बीजांड का मुख्य भाग है। और किसका बना होता है, मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। बस बात खत्म, ये 2 लाइन लिखनी है, तो आपको आगे ही समझ है ना। संरचना की बात करें कि दिखता कैसा है, संरचना में हम क्या बताते हैं, संरचना में हम दिखता कैसा है, बस इस पर डिस्कस करना है हमें। अब जो मैं बता रहा हूं तो आगे की बातें, मर्दूतकी कोशिका से भ्रूणकोश कैसे बनेगा इस पर तो हम आगे से बात करेंगे। ये पूरा एक कंसेप्ट, ये तो फिजियोलॉजी हो गई, किस प्रकार से बनेगा, पूरी क्रियाविधि हो गई, ये तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे 4 नंबर के प्रश्न में। तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप। तीसरी बात करते हैं संरचना में। तो हमने संरचना में एक बात करी थी स्टूडेंट्स, अध्यावरण, अध्यावरण की बात करी थी। अध्यावरण में मैंने कहा था कि जो बीजांड का है, इस बीजांड का के चारों ओर का आवरण ही अध्यावरण है। अगर एक अध्यावरण है तो उसको एक अध्यावरणी बीजांड कहेंगे, और 2 अध्यावरण है तो उसे द्विअध्यावरणी बीजांड कहेंगे। ये लीजिए अध्यावरण की बात हो गई, इतनी सी ही बात करनी है और ये बात आपको समझ में आ गई। इसी में हमने आगे बात करी थी नंबर 4 पे। नंबर 4 पर हमारी बात रही थी स्टूडेंट्स बीजांड द्वार। तो मैंने आपको बताया था कि वो वाला भाग, वो वाला सिरा जहां पर अध्यावरण नहीं होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बस इतना सा, संरचना में इतना सा कि जहां अध्यावरण नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और ये कौन सा भाग होता है, ये शीर्ष का भाग होता है, शीर्ष का भाग। अब बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आया कि सर वो आप बता रहे थे ना वो ऊपर है, शीर्ष तो ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो आपने बीजांड का चित्र बनाया था उसमें शीर्ष नीचे कैसे आ गया। तो कोई स्टूडेंट ये भी जो है आप आज के टॉपिक में इस बात को क्लियर कर लोगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये आगे की बातें हैं। अभी आपको बीजांड द्वार में अगर बीजांड की संरचना पूछी जाती है तो आपको बीजांड द्वार में केवल कितना सा लिखना है कि शीर्ष का भाग है और इस भाग पर अध्यावरण नहीं होते, या अध्यावरणों से घिरा हुआ नहीं होता है। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और 5वां निभाग, भाई निभाग में कंफ्यूजन होने का आपको कोई जरूरत ही नहीं है। निभाग क्या है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो बीजांड है ना जिस पर टिका है पूरा का पूरा बीजांड, उसे आधार कहते हैं। तो जो पूरा का पूरा बीजांड जिस पर टिका है, यानी कि बीजांड का आधारीय भाग, बीजांड का आधारीय भाग ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, निभाग कहलाता है। और ये बीजांड द्वार के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत थी क्या, नहीं थी। और सबसे अंतिम संरचना हमने डिस्कस करी भ्रूण कोश। तो भाई भ्रूण कोश जो है ना, अब भ्रूण कोश कैसे बनता है, वो 7 कोशिकाएं क्या है, वो कैसे बनती है, मैं कह रहा हूं ना इस पर तो आप यहां पर 4 नंबर के प्रश्न में चर्चा करोगे। आपको तो बस यहां बताना है भ्रूण कोश दिखता कैसा है, संरचना स्ट्रक्चर कैसा है इसका। तो स्ट्रक्चर तो भाई आपको बहुत अच्छे से याद है। आपको कोई सोते सोते नींद में भी उठा करके बोल देगा ना कि भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप मनोज सर से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप नींद में आंखें मसलते मसलते बता दोगे कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है जिसे प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। बताओ, नहीं बताओगे क्या, बता दोगे ना। 3 कोशिकाएं इधर नीचे बीजांड द्वार की तरफ होती है, बीजांड द्वार की तरफ, जिसको अंड समुच्चय कहते हैं। बताओ, नहीं याद है ये बात, संरचना बतानी है आपको तो बस। और इस अंड समुच्चय में जो बीज की नाशपति के आकार की संरचना है, नाशपति एक फल है, गलत मत समझना। एक तो आप समझ लो यार नाशपति मतलब ऐसा पति जो नाश कर दे, है ऐसा नहीं समझना है आपको। नाशपति का मतलब क्या है, फल है नाशपति। तो ये नाशपति के आकार की जो संरचना है बीज की कोशिका, इसको कहा जाता है अंड कोशिका। और ये जो बाद में मैंने बार बार कहा है, जो राइट साइड में 2 पार्श्व में 2 कोशिकाएं और है, इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। तो ये तो हो गया स्टूडेंट अंड कोशिका, अंड समुच्चय, और ये हो गया प्रतिध्रुवी कोशिका। बीज की जो ये कोशिका है, बीज की बड़ी सी कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक। ये केंद्रक निषेचन से जस्ट पहले संयुक्त हो जाते हैं तो उसको द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। और इस पूरी की पूरी कोशिका को क्या कहा जाता है, क्योंकि बीज की कोशिका है विद्यार्थियों, इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय कोशिका। बताइए क्या कंफ्यूजन है, बीजांड की संरचना में तो बच्चों आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप बेवजह घबरा रहे हो। संरचना के अंदर तो आप बहुत अच्छे से, आपको संरचना याद हो गई, लेकिन मुझे खुशी किस बात की है कि आपने जो कंफ्यूजन दी है, मुझे जो बातें आपको समझ में नहीं आई वो तो आगे की बातें, उनको तो आप आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हो। जैसे भ्रूण कोश कैसे बना, ये तो आगे आप पढ़ोगे 4 नंबर के प्रश्न में। ये शीर्ष ऊपर से नीचे कैसे आ गया, ये आज के टॉपिक में आप पढ़ोगे, ये भी अलग से टॉपिक है इसके ऊपर भी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये थी कल की बातें। तो आशा करता हूं कि बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर यानी कि कोई जो आप जिस विषय वस्तु के बारे में पढ़ रहे हो, बीजांड के बारे में पढ़ रहे हो, संरचना में आपको उसके विषय में केवल इतना सा बताना है कि वो दिखता कैसा है, कि वो दिखता कैसा है। तो दिखता कैसा है, 6 भाग है, 6 ही भाग आपको अच्छे से याद है, बस ये बताना है। आप इतना लिख दोगे, आपका 3 नंबर कहीं नहीं गया है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंफर्म है। अब बता दो, समझ में आ गया क्या? यस, आगे बढ़े, बताओ, बढ़े क्या आगे, बताओ। चलो तो फिर लेते रहो मजे, पढ़ते रहो और बने रहो साइंस क्लासेस के साथ। तो चलिए फिर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, कर देते हैं इसको साफ और आते हैं आज के टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहले लाते हैं एरो को क्योंकि इसके बिना काम नहीं होता। बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार। कल आपने पढ़ी थी बीजांड की संरचना। संरचना में कितने भाग थे? कमेंट करके बताना, जरा कमेंट करके बताना। रे देखना मत रे, हाँ, नहीं तो फिर तुम पता लग जाएगा, सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, संरचना में कितने भाग थे बताओ, तुरंत भाग बताओ। संरचना में कमेंट करो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। यस, संरचना में कितने भाग थे स्टूडेंट? संरचना में थे 6 भाग। कितने भाग थे संरचना में? 6 भाग। अब देखिए, आप पढ़ोगे बीजांड के प्रकार, तो अच्छी बात यह कि ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बीजांड के प्रकार भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स? बीजांड के प्रकार भी 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नाम याद रखते हैं, पहले 6 ही प्रकारों का नाम याद करते हैं, अभी करेंगे बैठ करके, ठीक है। 2-3 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। देखो, बीजांड, द्वार, निभाग व बीजांड की पारस्परिक स्थिति के आधार पर, यह भी ध्यान रखना, कल 6 संरचनाएं पढ़ी थी, उनमें से 3 का कोई रोल नहीं है, 3 का रोल है। कौन कौन का रोल है? बीजांड द्वार याद है, जहां अध्यावरण नहीं होता, निभाग यानी आधारी भाग, और बीजांड, बीजांड की जगह बीजांड व्रंत करेंगे बच्चों, आप बीजांड व्रंत करोगे। चलो कर ही देते हैं, बिना किसी देरी के त्रुटि को सही कर ही देते हैं। बीजांड नहीं है, बीजांड तो पूरा ही होता है, बीजांड व्रंत। इन 3 भागों की क्या स्थिति है? बीजांड द्वार कहां है, निभाग कहां है और बीजांड व्रंत किस जगह पर है? इन 3 भागों की स्थिति के आधार पर बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड व्रंत की पारस्परिक स्थिति के आधार पर परिपक्व बीजांड निम्न 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो ध्यान दीजिएगा, संरचना में भी कितने भाग है? 6 भाग हैं, और प्रकार भी कितने हैं? 6 प्रकार है। कौन कौन सा? देखो याद करो फटाफट। पहला रिजु बीजांड, दूसरा प्रतीप, याद करते जाओ, दूसरा प्रतीप, तीसरा वक्र, चौथा अनुप्रस्थ, पांचवा अर्ध प्रतीप और छठा कुंडलित। हो गया क्या याद? कौन कौन सा दोहराओ, देखिए फिंगर पे दोहराओ। ऋतु बीजांड, प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, कुंडलित बीजांड। क्लियर है? ओके, पढ़ रहे हो ना सच में, या वैसे देख रहे हो? चलो तो फिर पढ़ रहे हो तो ये लो, ये गया। अब दोहराओ, देखिए दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला दिमाग में रिवाइज करो। पहला रिजु, दूसरा प्रतीप, तीसरा रिवाइज करो, तीसरा वक्र, चौथा रिवाइज करिए, चौथा कौन सा था? अनुप्रस्थ। पांचवा रिवाइज करते जाओ मन में, पांचवा कौन सा था? अर्ध प्रतीप। और लास्ट छठा कौन सा है? कुंडलित। ये लीजिए, 6 नाम तो याद हो गए। बीजांड कितने प्रकार का होता है? बीजांड 6 प्रकार का होता है। अब एक एक बीजांड को स्टूडेंट्स विस्तार से समझना है, और सबसे पहले समझेंगे रिजु बीजांड को। किसको? रिजु बीजांड को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रिजु बीजांड को। अब देखिए, आप बिल्कुल आराम से और तसल्ली से समझिए, तो आधे कंफ्यूजन जो आपके कल थे वो यहां क्लियर होंगे, आपके यहां क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। रिजु बीजांड क्या है? देखिए, रिजु का मतलब आप समझिए एक सीधी रेखा से, सीधी रेखा का मतलब आप समझिए लाइन से। ओके, हाँ, है ना। सीधी रेखा का मतलब किससे समझिए? लाइन से समझिए। ओके, ठीक है। तो अब ये क्या होता है? हाँ, नहीं तो आप सीधी रेखा पता नहीं क्या ही मतलब निकाल लो, है? देखो,
इसमें क्या होता है, एक बीजांड वृंत होता है। बीजांड की संरचना कल बताई थी आपको, पूरी संरचना याद है, बीजांड वृंत होता है। लेकिन मैंने कल जो बताया था ना, अब देखो वास्तविक पोजीशन क्या है, वास्तविक पोजीशन ऐसी होती है। आधारी भाग क्यों कहा था निभाग को, क्योंकि ये बीजांड वृंत के बाद से ही, बीजांड वृंत के बाद से ही जो बीजांड शुरू होगा वो यहां से ऐसे शुरू होगा। ये बीजांड शुरू हो गया, ये वाला पोर्शन जो मैं बना रहा हूं ना विद्यार्थियों, ये वाला पोर्शन आप अध्यावरण मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको आप, अध्यावरण मान। ये अध्यावरण, ये बाहर की तरफ है बच्चों, ये बाह्य अध्यावरण हो गया, बाह्य अध्यावरण हो गया ना, आ रहा है धीरे धीरे समझ में आपको। बाह्य अध्यावरण ये लीजिए, पूरा मिला दीजिए आप चाहो तो। इसी प्रकार से ये एक और अध्यावरण अंदर की तरफ हो गया, ये आंतरिक अध्यावरण हो गया, तो दो अध्यावरण हो गए, दो अध्यावरण हो गए। आ रही है बात समझ में। अध्यावरणों के बाद क्या था बच्चों, सर बीजांड काय बनाया था, बिल्कुल बीजांड काय बनाया था, तो ये बीजांड काय हो गया, ये लीजिए बीजांड काय हो गया, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थी, ये बीजांड काय हो गया। समझते जाओ आप, है ना, मैं वैसे ही बना देता हूं, आप समझ ही जाओगे कि हाँ ये कोशिकाएं हैं, क्या है ये बीजांड काय हो गया। अब बीजांड काय के अंदर जो ये कोशिकाएं मैं यहां बना रहा हूं, सेम कोशिका यहां भी थी, लेकिन यहां की कोशिका ने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन करके, आप समझोगे आगे कैसे किया, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बस इतना ध्यान दीजिए कि अर्धसूत्री विभाजन करके अंदर संरचना कैसी कर ली, ऐसी। तीन कोशिकाएं ऊपर, तीन कोशिकाएं नीचे, यहां ये, अब ऊपर नीचे कहने का से अच्छा है, तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ, तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ। ये आधारी भाग, मैंने कहा था ना, आधारी भाग को बच्चों निभाग कहते हैं। और ये वाला भाग जो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, शीर्ष पर इसको क्या कहते हैं, इसको बीजांड द्वार कहते हैं। और बच्चों ये क्या है, ये है बीजांड वृंत। और इनकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, इनकी पोजीशन कुछ पाठों में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे यहां पर पोजीशन क्या है, बीजांड वृंत अपनी जगह पर है, निभाग भी अपनी जगह पर है, और बीजांड द्वार भी अपनी जगह पर है, इसीलिए तो इसको आधारी भाग का, ये आधार देख लीजिए आप, इसका पूरा का पूरा बीजांड किस पर टिका है, आधार पर टिका है, यानी निभाग पर टिका है। निभाग किससे जुड़ा है, बीजांड वृंत से जुड़ा है। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो इस प्रकार का अगर बीजांड है बच्चों, जहां पर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों क्या है, देखिए तीनों क्या है सर, तीनों एक सीधी रेखा में है। तीनों क्या है, तीनों एक सीधी रेखा में है। तो अगर बीजांड इस प्रकार का हो, जहां पर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो इसे क्या कहा जाता है, ऋजु बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋजु बीजांड कहा जाता है, ऋजु बीजांड। और इस प्रकार का जो बीजांड है वो पाइपेरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। कौन से कुल के पादपों में, पाइपेरेसी कुल के पादपों में। आपको बाद में लिखा देंगे तो आप याद कर लेना, वैसे आप कंसेप्ट समझिए, बस ये कंसेप्टिव तरीके से आप समझिए, उदाहरण भी आप याद रखने की कोशिश करना, नहीं भी हो तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से नहीं पूछा जाएगा आपसे उदाहरण, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया, ऋजु बीजांड क्या है। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं। देखो कल जो हमने बनाया था ना, कल जो हमने बीजांड बनाया था, वो भी बीजांड का ही एक टाइप है, लेकिन उस टाइप को कहा जाता है प्रतीप बीजांड। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रतीप बीजांड उसे कहा जाता है। अब ये प्रतीप बीजांड में क्या हुआ, ध्यान देना आप कि इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, जो बीजांड वृंत आप देख रहे हो यहां नीचे, ये बीजांड वृंत एक पार्श्वीय वृद्धि करना शुरू कर देता है। कौन सी वृद्धि, कुछ पादपों में ऐसा हो सकता है कि उसका बीजांड वृंत कौन सी वृद्धि करना शुरू कर दिया, एक पार्श्वीय। एक पार्श्वीय का मतलब समझो, एक ही पार्श्व में, एक ही तरफ वृद्धि, इधर नहीं करेगा, एक ही तरफ वृद्धि करना शुरू कर दी, चारों तरफ नहीं कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ बच्चों कि निभाग जुड़ा हुआ है बीजांड वृंत से, और बीजांड वृंत सपोज दैट कि इस एक तरफ वृद्धि करना शुरू कर दिया, एक तरफ वृद्धि। तो जैसे जैसे बीजांड वृंत आगे जाएगा, निभाग क्या सरकता जाएगा, ऊपर सरकता जाएगा ना इधर, क्योंकि इधर से वृद्धि कर रहा है। बीजांड वृंत और आगे सरका, निभाग और ऊपर चला गया। अब निभाग ऊपर जा रहा है तो बाकी के भाग भी तो आगे सरकेंगे, तो बाकी के भाग आगे सरक के किधर आते जाएंगे, इधर घूम करके नीचे आते जाएंगे। तो इसी कारण से ये बीजांड वृंत जब लगातार एक पार्श्वीय वृद्धि करता जाता है, लगातार एक पार्श्वीय क्या करता जाता है,
वृद्धि करता जाता है तो ये पूरा का पूरा बीजांड जो यहां है घूम करके यहां आ जाएगा, यहां वाला भाग घूम करके यहां आ जाएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यानी कि पूरा का पूरा बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। देख लो 180 डिग्री है ना, यहां से यहां है ना, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। और इससे बीजांड की जो संरचना बनेगी, उस बीजांड को क्या कहा जाता है बच्चों? उस बीजांड को कहा जाता है प्रतीप बीजांड। ध्यान दे कैसे, देखो ये निभाग, सॉरी ये बीजांड व्रंत, इस बीजांड व्रंत ने एक पार्श्वीय वृद्धि शुरू कर दी। एक पार्श्वीय वृद्धि यहां था, लेकिन वृद्धि करते करते यहां तक पहुंच गया। रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंच गया बीजांड व्रंत। और इसके बाद जो यहां पर क्या था, निभाग, तो वो निभाग भी इसके साथ साथ आ गया। तो निभाग यहां आ गया, यहां था आधारी भाग तो, लेकिन इसने वृद्धि करी इसलिए घूम करके कहां आ गया, यहां आ गया। और जो यहां वाला भाग था शीर्ष, वो घूम करके कहां आ गया, वो घूम करके यहां आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से तो बना था कल। बाकी सारे भाग घूम करके इस प्रकार से उल्टे हो गए, सारे भाग घूम करके इस प्रकार से उल्टे हो गए। ये अंदर का पूरा बीजांड का है, भ्रूण कोश वगैरह जो भी वो 7 कोशिकीय रचनाएं थी, रफली बना रहा हूं, आप समझ जाइए। तो जो यहां जो आधारी भाग था निभाग, वो घूम करके यहां ऊपर चला गया। और जो ऊपर बीजांड द्वार था बच्चों, वो घूम करके यहां नीचे आ गया। यानी कि पूरा का पूरा बीजांड किस पे घूम रहा है, 180 डिग्री पर। ये देखिए यहां से यहां 180 डिग्री, और यहां वाला भाग यहां पर आ गया 180 डिग्री। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार का बीजांड कहलाता है प्रतीप बीजांड। क्या कहलाता है? प्रतीप बीजांड। रिवर्सिबल ओव्यूल्स, रिवर्स कर गया ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, 180 डिग्री पर। आगे होगी, आशा करता हूं बात समझ में। और लोकेशन क्या है, देखो पोजीशन क्या है, बीजांड व्रंत ने वृद्धि कर ली और निभाग और बीजांड द्वार 180 डिग्री के कोण पर घूम गए। तो इस पोजीशन में अगर निभाग, बीजांड व्रंत और बीजांड द्वार है कि 180 डिग्री पर घूम जाए, तो फिर इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है, प्रतीप बीजांड कहलाता है। और सामान्यतः जो जितने भी अधिकांश पादप है, उसमें कौन सा बीजांड पाया जाता है बच्चों? उसमें पाया जाता है प्रतीप बीजांड। इसीलिए हमने जो कल स्ट्रक्चर बनाई थी, वो स्ट्रक्चर किसकी बनाई थी? प्रतीप बीजांड की बनाई थी। इसकी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत कम पादपों में पाया जाता है, पाइपेरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, बताया अभी आपको। लेकिन प्रतीप बीजांड अधिकांश पादपों में यही देखने को मिलता है। तो सामान्य बीजांड कौन सा हो गया? सामान्य बीजांड प्रतीप बीजांड हो गया। इसीलिए हमने कल इसी की संरचना बनाई थी। आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपका यहां पर क्लियर हो गया होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो निसंकोच होकर आप फिर कमेंट कर दीजिए, फिर कोई नया तरीका आपको समझाने का इजाद कर लिया जाएगा। आप साइंस क्लासेज का हिस्सा हो, घबराने की आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम कर देते हैं साफ, क्योंकि यह बात आ गई है आपके समझ में। और यहां तक कि हम मेंटेन करते हैं अब नोट्स। देखिए ऋजु बीजांड, जब बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसे ऋजु बीजांड कहते हैं। उदाहरण ध्यान रखिएगा, पॉलीगोनेसी व पाइपेरेसी कुल के पादप। इसके बाद हमने पढ़ा प्रतीप बीजांड, और प्रतीप बीजांड में आपने पढ़ा कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत की एक पार्श्विक वृद्धि के कारण, एक ही तरफ से वृद्धि करना शुरू कर देता है बीजांड व्रंत के कारण बीजांड 180 डिग्री पर घूमकर उल्टा हो जाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम, हाइलम यानी वही जहां से बीजांड द्वार जुड़ा रहता है, सॉरी बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है तथा बीजांड द्वार वह निभाग एक सीधी रेखा में हो जाते हैं। बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में हो गया, लेकिन बीजांड द्वार नीचे आकर के हाइलम के पास आ जाता है। तो ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? प्रतीप बीजांड कहलाता है स्टूडेंट्स। और ऐसा पाया जाता है अधिकांश आवृत बीजी पादपों में। ये पीछे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, आप है ना, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, कुल 10 लिखा हुआ है तो इसका तो कोई मीन्स नहीं है। आप आवृत बीजी पादपों के अधिकांश कुल, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये प्रतीप बीजांड भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका रहेगा स्टूडेंट्स वक्र बीजांड। वक्र बीजांड में क्या होता है, अब थोड़ा डिस्कस इस पर करते हैं।
वक्र बीजांड में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए समझ, बातें सारी वैसी की वैसी ही है, कुछ नहीं चेंज है, सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन किसके कारण है स्टूडेंट्स, वो परिवर्तन है इस बीजांड वृंत के कारण। ये बीजांड वृंत अगर वृद्धि करता है तो निभाग और बीजांड द्वार की पोजीशन बदलती है, लेकिन कभी कभी बीजांड वृंत बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं करता है, अपेक्षाकृत कम वृद्धि करता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां तक की वृद्धि करी, यहां तक की वृद्धि करी, ठीक है, यहां तक की, तो ये बीजांड वृंत वृद्धि करके यहां आ गया, तो स्टूडेंट निभाग कहां आ गया, निभाग यहां आ गया, है ना, निभाग यहां आ गया। अब निभाग के बाद से आपको पता है अध्यावरण शुरू हो जाएंगे, ये अध्यावरण हो गए, ठीक है, ये अध्यावरण हो गए, अगर दो अध्यावरण है तो ये दो अध्यावरण हो गए, दो अध्यावरण हो गए। लेकिन जो आगे से जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश है ना, वो भ्रूण कोश क्या हो जाता है, इस प्रकार थोड़ा नीचे की तरफ घूम, अब जैसे इसमें तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे घूम जाता है नीचे की तरफ, घोड़े की नाल के समान ऐसे घूम जाता है, जिसके कारण ये अध्यावरण भी यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां तक, तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ घूम जाता है, जैसे बीजांड द्वार यहां आ जाता है। तो इस प्रकार का अगर बीजांड है जिसमें निभाग और बीजांड द्वार बीजांड वृंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं, लेकिन जो भ्रूण कोश है या अंदर का जो बीजांड काय है, भ्रूण कोश है, वो घोड़े की नाल के समान घूम जाता है, आगे से इस प्रकार से घूम जाता है, इस प्रकार से घूम जाता है, तो इसको कहा जाता है वक्र बीजांड। क्या कहा जाता है, वक्र बीजांड। एक बार फिर हम इसे फेयर डायग्राम में भी समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था वक्र बीजांड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो चौथा भी यहीं पर तुलना करके समझिए, कभी कभी क्या होता है, अगला मैं आपको बताता हूं, अनुप्रस्थ। एक होता है अनुप्रस्थ बीजांड, नाम तो आपको याद हो ही गए हैं, अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ में क्या होगा, सेम कंडीशन है, सेम, लेकिन देखिए बीजांड वृंत वृद्धि करेगा, बीजांड वृंत वृद्धि करके घूम जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, ये कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है, अंदर भ्रूण कोश रहेगा जो अंदर ही मुड़ जाएगा, तो निभाग और बीजांड द्वार दोनों बीजांड वृंत के समकोण पर होंगे और सीधी रेखा में होंगे, जबकि यहां पर बीजांड द्वार थोड़ा नीचे आ गया था क्योंकि घोड़े के नाल के समान ये घूम गया था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, भ्रूण कोश घूमेगा जरूर लेकिन वो अंदर ही घूमेगा, इससे बीजांड द्वार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में होंगे, जबकि यहां पर बीजांड द्वार थोड़ा घूम करके नीचे आ गया था, सीधी रेखा में नहीं था, हालांकि दोनों बीजांड वृंत के साथ समकोण पर ही थे, यहां पर भी दोनों बीजांड वृंत के साथ समकोण पर ही है, बीजांड वृंत के साथ समकोण पर ही है, लेकिन यहां पर बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में, तो अनुप्रस्थ है, यहां पर बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं है, बीजांड द्वार थोड़ा नीचे घूम गया है, तो इसे वक्र कहेंगे। तो ये वक्र और अनुप्रस्थ में थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट्स, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अब नोट्स पर बात कर लेते हैं, बिना किसी देरी के आते हैं स्टूडेंट्स नोट्स पर, और नोट्स तो सिंपल ही है, जो आपने पढ़ा है वही आपको नोट्स में मिलने वाला है। चलिए फिर पहले इसको हटाते हैं और एरो को लाते हैं, ठीक है, और ये लीजिए नोट्स। देखो क्या समझाया था, यही तो समझाया था कि इस प्रकार के बीजांड में निभाग यानी आधारी भाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित है, बिल्कुल है, समकोण पर स्थित होता है, तथा बीजांड काय एवं भ्रूण कोश दोनों घोड़े के नाल की भांति घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब ये घोड़े की नाल जो शब्द प्रयोग में लिया है स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये घोड़े की नाल क्या है, तो ये जो है घोड़े का जो पैर होता है, तो जब ये दौड़ता है ना, तो इसके खुर जो होते हैं वो घिस जाते हैं, तो इस कारण से इसके आगे क्या कर दी जाती है, ऐसे लोहे की एक पत्ती लगा दी जाती है स्टूडेंट्स, ऐसे, ठीक है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में हॉर्स शूज, क्या, हॉर्स शूज, घोड़े का जूता है ये, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, इस पट्टी को कहा जाता है घोड़े की नाल। तो नाल शब्द का समझ गया, इस प्रकार का उसका शेप हो जाता है घोड़े की नाल का, तो जो बीजांड का या भ्रूण कोश है वो ऐसे घूम जाता है, जिसके कारण इससे लगे हुए अध्यावरण भी नीचे आ जाते हैं घूम करके,
अध्यवरण भी नीचे आ जाते हैं, तो बीजांड द्वार थोड़ा सा नीचे आ जाता है, हालांकि होते समकोण पर ही है बीजांड व्रंत के साथ, लेकिन नीचे आ जाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार के बीजांड में निभाग बीजांड व्रंत के समकोण पर स्थित होता है तथा बीजांड का एवं भ्रूणकोश घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं, जिससे बीजांड द्वार भी बीजांड व्रंत के निकट आ जाता है ना, थोड़ा नीचे आ जाता है, बीजांड व्रंत के निकट आ जाता है। तो ये वक्र बीजांड आपका क्लियर है। अब बात करेंगे अनुप्रस्थ की। उदाहरण पर आते हैं स्टूडेंट्स। उदाहरण क्या रहेगा वक्र बीजांड का? तो वक्र बीजांड का उदाहरण रहेगा क्रूसीफेरी कुल के पादप और लेग्यूमिनोसी कुल के पादप। क्रूसीफेरी के अंतर्गत जो पादप आते हैं जैसे सरसों है, गाजर, मूली, ये सब पादप क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं, है ना। मूली भी क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती है। और लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत जो फली वाले पादप होते हैं वो लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें पाया जाता है वक्र बीजांड। क्या है वक्र बीजांड? बता दिया ना कि निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर आ जाएगा, बीजांड द्वार भी समकोण पर ही रहेगा, लेकिन चूंकि भ्रूणकोश अंदर से घोड़े के नाल जैसा ऐसा घूम जाता है तो थोड़ा बीजांड व्रंत के पास आ जाता है, बीजांड व्रंत के बीजांड द्वार क्या हो जाता है? पास आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अनुप्रस्थ में ऐसा नहीं होता है। अनुप्रस्थ में तीनों एक जैसे होते हैं। देखो ये बीजांड अनुप्रस्थ होते हैं, इसमें बीजांड का है, बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा मेन तो बीजांड द्वार और निभाग है। बीजांड द्वार तथा निभाग बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर स्थित होते हैं तथा बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश थोड़ा सा मुड़ जाता है, क्योंकि ऐसा घुमाए ना वो तो भ्रूणकोश थोड़ा सा मुड़ जाता है। बाकी वो घोड़े के नाल जितना भी नहीं मुड़ता है कि भाई वो पास में आ जाए ना, इतना नहीं मुड़ता है। बाकी बीजांड द्वार और निभाग दोनों बीजांड व्रंत के साथ समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये लीजिए आप इसके उदाहरण। उदाहरण नहीं लिखे क्या इसके? अगर नहीं लिखे हैं तो भी कोई विशेष बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से आपको बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं याद रखने, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कौन सा बीजांड किस प्रकार का होता है, ठीक है ना। फिर भी आप एक उदाहरण लिख लीजिए कि यहां पर जो है, अगर नहीं है तो ब्यूटोमेसी कुल के पादप इसमें आएंगे। किसके आएंगे? ब्यूटोमेसी कुल के पादप। आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है उदाहरणों पर, क्योंकि नहीं पूछे जा रहे आपसे यहां से उदाहरण, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि वक्र बीजांड कैसा है, अनुप्रस्थ बीजांड कैसा है। प्रथम दो पढ़े हमने, ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर याद रखना, कभी परिभाषा या इनमें अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकता है कि प्रतीप बीजांड से आप क्या समझते हो? तो आप कहोगे कि जब बीजांड पूरा का पूरा बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए तो उस प्रकार का बीजांड क्या कहलाएगा? प्रतीप बीजांड कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ज्यादा यहां से उदाहरण वगैरह आपसे पूछा नहीं जा रहा है। पूछा जाएगा अगर आपसे स्टूडेंट्स तो प्रतीप बीजांड के बारे में ही परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रतीप बीजांड अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रतीप बीजांड के उदाहरण भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी सबका आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए। तो जो बच्चे कल कह रहे थे ना कि वो ये बात समझ नहीं आई, वो सारा आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। और हो गया होगा, हो गया क्या? यस करके बताओ। हो गया होगा ना? अब तो हो गया होगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ, अभी भी है क्या कंफ्यूजन? हो रहा है ना? ये बीजांड क्या है, किस प्रकार से हो सकते हैं अलग अलग पादपों में? बिल्कुल कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट कर दो, ताकि अपनी बातचीत भी हो जाएगी कि नहीं आपको ऐसा लगे कि यार सर बात नहीं करते तो क्या है नहीं क्या हमारे साथ? भाई आपके साथ ही रहेंगे, आपका साथ छोड़ करके कहां जाएंगे? बताइए, आपके साथ के बिना कुछ है क्या? आप हैं तो हम हैं, आपके बिना क्या है बताओ यार। है? चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। पांचवा टाइप रहेगा प्रकारों में अर्ध प्रतीप बीजांड। बातें वही है स्टूडेंट, अब चित्र बनाऊं ना भी बनाऊं तो भी आप समझ जाएंगे कि यहां पर भी घूमेगा प्रतीप। प्रतीप मतलब पूरा 180 डिग्री पर घूम करके आ रहा था, पूरा 180 डिग्री पर घूम कर आ रहा था। यहां पर पूरा 180 डिग्री पर नहीं घूमेगा, है ना, समकोण पर ही घूमेगा, केवल समकोण पर घूमेगा। देखो जब बीजांड में बीजांड द्वार एवं निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित हो, सीधी रेखा में स्थित हो एवं बीजांड व्रंत इनके समकोण पर हो तो इसे अर्ध प्रतीप कहते हैं। तो देखिए अर्ध प्रतीप और अनुप्रस्थ बिल्कुल सेम है, अर्ध प्रतीप और अनुप्रस्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन अनुप्रस्थ में अंदर से भ्रूणकोश मुड़ गया था, यहां पर भ्रूणकोश नहीं मुड़ रहा है, यहां पर भ्रूणकोश नहीं मुड़ रहा है, बाकी तो सेम है। उदाहरण ध्यान रखिएगा,
रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के पादप इसके अंतर्गत आएंगे। लास्ट बचता है बच्चों कुंडलित बीजांड। नाम से स्पष्ट है कुंडलित है, नाम से ही क्या स्पष्ट है कुंडलित है। कुंडलित कैसे? अरे अगर ये बीजांड ग्रंथ बहुत ज्यादा ही वृद्धि कर जाए, देखो 180 डिग्री पर यहां आ गया था घूम करके, यहां आ गया था, लेकिन वृद्धि रुकी नहीं रही है भाई, बीजांड तो और आगे जा रहा है, बीजांड ग्रंथ तो और आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है। सर कहां जाएगा, रोको इसको, अपने बस में नहीं है रोकना इसको, ये तो पूरा घूमता जा रहा है। बताओ यार अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? बीजांड ग्रंथ तो घूम करके वापस यहां आ गया, यानी जो 180 डिग्री में था वो वापस 180 डिग्री यानी 360 पर घूम गया बीजांड व्रंत। पूरा का पूरा बीजांड कितने पे घूम जाएगा? इसके साथ का साथ। अगर बीजांड व्रंत 360 पे घूम के आ गया तो पूरा का पूरा बीजांड भी इसके साथ कितने पर घूम जाएगा? 360 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा, यानी एक कुंडली बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा बच्चों? जिसके कारण क्या होगा? वो जो बीजांड द्वार था ना, इसको यहीं रोकते हैं यार ना, वो जो बीजांड द्वार था प्रतीप में तो नीचे आ जाता है, लेकिन जब 360 पे घूमेगा तो बीजांड द्वार वापस ऊपर आ जाएगा। बीजांड है ना, आप समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप बना लोगे वहां पर, अभी मैं फेयर डायग्राम में बनाऊंगा, वापस यही सेम रिजु जैसा दिखेगा बनने में। तो कैसा दिखेगा? रिजु जैसा दिखेगा, लेकिन रिजु नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा बीजांड जो है ना इस प्रकार से घूम गया है, यानी इस कुंडली लग गई है एक। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है? कुंडलित बीजांड कहलाता है। अभी इसको फिर से समझेंगे अपन फेयर डायग्राम में, इसको यहीं पर रोक देते हैं। वैसे आ गया होगा, इतनी कोई विशेष बात समझ में नहीं, यहां समझाया ही है। ये ऐसा घूम करके ऐसा घूम जाएगा ना, यहां तक आ जाइए, थोड़ा आगे निकल गया, ये यहां तक आ जाएगा बच्चों, यहां तक आ जाएगा ना। तो ये देखो जहां से चला था वापस वहीं आ गया, तो 360 यही पूरा हो गया इसका, तो अपन ने थोड़ा ज्यादा आगे खिसका दिया। तो इससे क्या होगा, जो यहां आधार था वो आधार तो यहां आ गया। देखो इंक चेंज करते तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। आधार कहां आ गया? आधार तो यहां आ गया। अब आधार आ गया, निभाग वाला भाग तो ये यहां आ गया, और द्वार कहां आ जाएगा? तो द्वार तो निभाग के बिल्कुल अपोजिट रहता है, बीजांड द्वार यहां आ जाएगा, ये बीजांड द्वार हो जाएगा। बाकी जो रचना अंदर है वो अंदर बनी रहेगी, भ्रूण कोश वगैरह। तो सेम रिजु जैसा ही है, लेकिन ऊपर एक बीजांड ग्रंथ का आवरण भी है। तो ये इस प्रकार से कुंडलित हो गया, पूरा का पूरा एक कुंडली बन गया है। इस प्रकार के बीजांड को कहा जाता है कुंडलित बीजांड। आशा करता हूं बातें समझ में आ रही होगी, आ रही होगी। देखिए इस प्रकार के बीजांड में, अब देखो थ्योरी कितनी सिंपल है। आप कंफ्यूज क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप रटंत विद्या को छोड़ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके कल प्रश्न देख करके कि आप रटंत विद्या को छोड़ चुके हैं। नहीं तो अगर आप रटंत विद्या पे चलते तो कुंडलित बीजांड आपको समझ में आ तो गया, 360 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, और क्या है। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड ग्रंथ अत्यधिक लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तथा पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? कुंडलित बीजांड कहलाता है। लेकिन मेरे स्टूडेंट, साइंस क्लासेस के स्टूडेंट कंसेप्ट पर जा रहे हैं, और वो जब तक उनके बातें पूरी क्लियर नहीं हो रही है दिमाग के अंदर, तब तक वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप बस बने रहिए, लगे रहिए। निश्चित तौर पर जब एग्जाम होगा तो हम रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। हमने रिकॉर्ड बनाए हैं पिछले वर्षों में, आप देख सकते हैं। हमारे शहर के अंदर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इससे, इस अकेली कोचिंग से जीव विज्ञान का इतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और ये रिकॉर्ड हम कायम रखेंगे, आगे भी हम ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। ये लीजिए उदाहरण, प्लम्बेजिनेसी व कैक्टेसी कुल के पादप। याद रख लेना, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे उदाहरण, लेकिन वैसे याद रख लेना। याद रखने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि अभी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लीजिए अब 12th के बाद आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, तो वहां पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उदाहरण लिखा रहा हूं। तो याद कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, याद नहीं भी करोगे तो फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी परिभाषाएं आप सबकी याद रख लेना, और आशा करता हूं कि याद हो भी गई होगी। अगर हो गई है बच्चों तो यस करके बता दीजिए, अगर हो गई है तो यस करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, वही बातें जो चित्र हम साथ के साथ बनाते आए हैं, ये मेरे द्वारा ही बनाए गए चित्र हैं।
है ना। आप ऐसा ना सोचिए कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, नहीं नहीं नहीं, आपके सर ने ही बनाया है, बट समय हमारा बच जाए इसलिए पहले से बना करके कंप्लीट कर लिया है। ए बी सी और ये डी भी कर दीजिए इसको, ठीक है। ओके, देखिए सारी बातें दोबारा समझेंगे बच्चों, सारी बातें जो आप पढ़ करके आए हो, है ना, इसको वापस से लेते हैं। फेयर डायग्राम देखो, रिज्यूम में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, बीजांड द्वार, निभाग ये और बीजांड वृंत सीधी रेखा में होते हैं। इधर आइए, प्रतीप, प्रतीप तो कल बनाया था सबसे बड़ा डायग्राम, यही तो था प्रतीप, जिसमें बीजांड वृंत अत्यधिक वृद्धि कर गया, जिसे यहां से फूल गया राफे, और जो यहां देखो आप, ये वाला सिरा जो ऊपर था वो घूम करके नीचे आ गया, और जो नीचे था, जो ये निभाग नीचे था, वो कहां चला गया बच्चों, वो ऊपर चला गया। 180 डिग्री पर बीजांड घूम गए, इसे कहते हैं प्रतीप। क्या है ये, प्रतीप है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये सी नंबर पे है अर्ध प्रतीप। क्या है ये, अर्ध प्रतीप। थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो आप इसको चाहे तो डायग्राम बनाते समय जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्ध प्रतीप है। अर्ध प्रतीप में मैंने कहा था कि बिल्कुल निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में, क्षैतिज रेखा में होते हैं, और अंदर से भ्रूण कोश घूमता नहीं है। देखो नहीं घूम रहा है, भ्रूण कोश भी बिल्कुल सीधा है, बीजांड काय भी बिल्कुल सीधा है, यानी तीनों सीधी रेखा में है और बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि समकोण पर स्थित है। ये है स्टूडेंट, ये है अर्ध प्रतीप। डी पर आ जाते हैं, डी में क्या हो रहा है, तो डी वक्र है। वक्र मैंने कहा था कि क्या है, कि निभाग तो बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री पर आ गया, 90 डिग्री मानेंगे आप इसको, ये बीजांड वृंत है और ये इसको आप 90 डिग्री मानेंगे। लेकिन ये जो अंदर भ्रूण कोश था, ये घोड़े के नाल जैसा, ये देखो घोड़े के नाल जैसा घूम गया है, जिसके कारण ये अगर ये वाला भाग पीछे लेते हैं भाई, ये वाला भाग अगर यहां होता ना बच्चों, तो बीजांड द्वार भी यहां होता, लेकिन ये चूंकि घोड़े के नाल के जैसा घूम गया है, तो बीजांड द्वार भी घूम करके इधर आ गया है, निभाग बीजांड वृंत के पास आ गया है 90 डिग्री पर ही, लेकिन घूम करके बीजांड वृंत के पास आ गया है। तो इसे कहा जाएगा वक्र बीजांड। वक्र क्यों, क्योंकि भ्रूण कोश वक्रित हो गया है। कैसे, कैसे वक्रित हुआ है, घोड़े के नाल के समान, हॉर्स शूज के समान वक्रित हो गया है। नेक्स्ट अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या बताया था, बातें वही है। अनुप्रस्थ में निभाग बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समकोण पर है, घोड़े के नाल जैसा भ्रूणकोश नहीं घूमता है, लेकिन मुड़ जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इसे कहा जाता है नंबर ई अनुप्रस्थ बीजांड। और कुंडलित तो बच्चों बताया ना, ये देखिए ये पूरा बीजांड वृंत पूरा, ये यहां से रुका ही नहीं, यहां तक वृद्धि कर गया और इसी में मिल गया वापस, इसी में मिल गया वापस, ये निभाग यहां पर रह गया, और पूरा का पूरा फिर रिजु जैसा ही ऊपर बना दोगे, तो बीजांड द्वार वापस ऊपर आ गया, पूरा एक राउंड मार करके ऊपर आया, यानी 360 डिग्री पर घूम करके वापस अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं सारे भाग। तो इस प्रकार का बीजांड कहलाता है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड कोई नहीं पढ़ाने की हिम्मत करता है इन टॉपिक्स को, क्योंकि कंसेप्टिव बातें हैं, सीधा सीधा थ्योरी पढ़ाते हैं, सीधा सीधा प्रतीप पूछा जा रहा है तो प्रतीप पढ़ा देते हैं, लेकिन इससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। हमने पूरे बीजांड के टाइप पढ़े हैं ताकि आपकी एक गलतफहमी दूर हो जाए बच्चों की, बीजांड केवल ऐसा नहीं होता, बीजांड केवल ऐसा नहीं होता, कुछ पाठकों में ऐसा भी होता है, कुछ में ऐसा भी होता है, कुछ में ऐसा, कुछ में ऐसा और कुछ में ऐसा भी होता है। आशा करता हूं कि बीजांड के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए हैं तो फाइनल यस करिए, फाइनल यस करिए। आ गए, ओके। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। आज की क्लास को हम यही देते हैं विराम। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।